डिसाइडिंग फैक्टर टू गोइंग अब्रॉड, कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए, लैंग्वेज बैरियर कहाँ पे आएगा, एनएमसी की गाइडलाइंस, सबसे मेन एनएमसी गाइडलाइंस कि आपकी डिग्री इंडिया में जाकर वैलिड होगी या नहीं होगी, और वहाँ का एनवायरनमेंट। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष, करंटली अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज की इस स्पेशल वीडियो में हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल माय फ्रेंड निशांत, विच इज डायरेक्टली फ्रॉम यूरोप। और आज इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि यूरोप में एमबीबीएस स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है, उनके एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और कॉलेज की फीस क्या होती है, और वहाँ के अदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वहाँ का माहौल कैसा होता है, पढ़ाई कैसी होती है, क्या आपका अगर नीट में सिलेक्शन नहीं होता तो क्या आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हर साल इंडिया से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एमबीबीएस करने जाते हैं अब्रोड। तो इसमें क्या ये सही है, क्या गलत है, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता। सो दैट्स वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ओनली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। And first I would like to introduce Nishant. Thank you so much Nishant for joining us today. Everyone, this side Nishan. I am currently doing MBBS from Europe, Serbia, and I am recently in first year. So today मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे invite करा अपने YouTube चैनल और अपने ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए. So I am glad. Thank you. So Nishant, first tell me, तुमने यूरोप ही क्यों चुना? Why not choose other country? तुम और भी कंट्री में जा सकते थे। ओके या ये मतलब ये क्वेश्चन सब स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि डिसाइडिंग फैक्टर टू गोइंग अब्रॉड, कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए, लैंग्वेज बैरियर कहाँ पे आएगा, एनएमसी की गाइडलाइंस, सबसे मेन एनएमसी गाइडलाइंस कि आपकी डिग्री इंडिया में जाकर वैलिड होगी या नहीं होगी, और वहाँ का एनवायरनमेंट। सबसे पहले मैंने सर्बिया यूरोप के लिए, यूरोप इसलिए मैंने डिसाइड करा था इन एज कंट्री ऑफ सर्बिया बिकॉज सबसे पहले यहाँ का जो क्लिनिकल एक्सपोजर है इट्स वेरी गुड, क्योंकि आज जो मेरे सीनियर्स है वो या और वो आगे जाके नेक्स्ट एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जो क्लिनिकल आजकल आप भी देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर ऑफ एफएमजीज या फिर जितने भी नीट पीजी क्वेश्चंस आते हैं इट्स टोटली क्लिनिकल ओरिएंटेड, क्योंकि वो जो तुम्हारे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है उसमें भी वो एक क्लिनिकली करके वो क्वेश्चन तुम्हें पुट अप करते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए क्लिनिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने सर्च करा था बहुत जगह, पहले मेरा रशिया जाने का भी बहुत रशिया, क्योंकि ज़्यादा बच्चे रशिया जाते हैं, पर फिर उसके बाद मेरे क्योंकि वहाँ पे बजट फ्रेंडली भी है, पर मुझे वहाँ पे ये लगा कि इन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज बैरियर बहुत है वहाँ पे, और वहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट को क्लिनिकली इतना अच्छा नहीं बता पाते हैं, मतलब क्लिनिकल इतना अच्छा नहीं है वहाँ पे, पेशेंट लोड इतना अच्छा नहीं है। तो इस वजह से मैंने बेसिकली यूरोप चुना है, क्योंकि आजकल जैसे हमारी सीनियर्स बहुत थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर से बच्चे जाते हैं क्लिनिकल रोटेशंस पे, तो यहाँ पे बहुत अच्छे केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं जो बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं इन फिजियोलॉजी, इन एनाटमी, और जो केस स्टडी जो हमें मतलब केस स्टडी और देनी होती है वो सब मतलब यहाँ पे अच्छा है एज का, मतलब बेसिकली क्या होता है यहाँ पे स्टडी भी उस हिसाब से ही है कि रशिया में क्या होता है जैसे एनाटमी में कि आपकी अपर लिम लोअर लिम का क्या है, पहले वो बोन्स कराएंगे सारी आपको, और इंडिया में क्या होता है पहले वो अपर लिम की सारी चीजें कराएंगे, बोन्स, मसल्स, उनकी नर्व्स, आर्टिकुलेशन, जो भी चीजें होती हैं सारी। यस, तो यहाँ पे भी मुझे सेम लगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि पहले अपर लिम की बोन्स करेंगे फिर लोअर लिम की बोन्स करेंगे फिर थॉरेक्स पे, यहाँ पे भी ऐसा है पहले आप एक सेगमेंट कंप्लीट करिए, आप पहले बोन्स करिए फिर उसकी मसल्स करिए, एंड पहले अपर लिम कंप्लीट कर लिया उनका सारा चीज़ें, बोन्स, मसल, नर्व्स वगैरह, फिर उसके बाद आप लोअर लिम पे जाइए। तो बेसिकली पूरा वैसे ही है, कैडेवर यहाँ पे पूरे मिलते हैं, जिससे आप डाइसेक्शन हॉल होता है हमारा, तो सारी चीजें जो एक मेडिकल स्टूडेंट को चाहिए फर्स्ट ईयर में वो यहाँ पे होती है। निशांत, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं इंडिया में, मतलब उनके पेरेंट्स के माइंड में रहता है कि अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि आप अगर नहीं हो रहा तो आप एक और ड्रॉप लो, दूसरा ड्रॉप लो। तो क्या बार बार ड्रॉप लेना क्या ये सही है, और ड्रॉप ना लेके आपको अब्रॉड से एमबीबीएस करना क्या ये सही है, क्या गलत है? सो आपके अकॉर्डिंग बाहर से एमबीबीएस करना कितना सही है? देखिए मेरे हिसाब से मेरी भी ये सिचुएशन थी बेसिकली लास्ट ईयर, सो आई स्कोर 512 इन नीट एंट्रेंस, बट बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज मुझे नहीं मिल पाया इन मैं उत्तराखंड से हूँ, तो वहाँ पे ड्यू टू स्कैम्स बहुत, आपको ही पता है, बहुत चीज़ें हुई, तो उससे सीट नहीं मिल पाई मुझे। तो क्या होता है कि एक ड्रॉप, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ड्रॉप 12th के बाद अपेयरिंग दे के ड्रॉप लेते हैं,
वो ठीक है, एक ड्रॉप लेना इट्स क्वाइट इनफ, मतलब आप दे रहे हो एक साल ठीक है, पर उसके बाद आपके आपके नंबर आ रहे हैं 150 200 हाँ, बार-बार 300, मतलब तो ड्रॉप फिर लेते मुझे रहो। नहीं लगता कि आप सेकंड ड्रॉप पे जाओ, या फिर आपके कुछ 5 या 580 आ जाए, 540 आ जाए, तो फिर आप ले सकते हो ड्रॉप, क्योंकि आपके चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि हम तो फर्स्ट ईयर है, सब मेहनत कर रहे हैं, बेसिकली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले सब मेहनत करते हैं जो ड्रॉप ले रहे हैं, पर आपके साथ फिफ्थ ईयर वाला जो 5 साल से कर रहा है, 4 साल से कर रहे हैं, वो भी आपके साथ है, तो वो आपसे कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे उनका कंपटीशन और उनसे कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अब्रॉड में ऐसी कंट्री चुनें जो बेसिकली आपको अच्छे से पढ़ाई भी वहाँ पे अच्छी हो। और क्या होता है कहीं कहीं कंट्री में, जैसे मैंने रशिया में भी देखा है कि वहाँ पे उनकी अपनी ही बुक्स होती हैं, बेसिकली एनाटॉमी की एक अलग बुक होगी, तो वो अपना ही पढ़ते हैं बेसिकली, इसलिए हम वही पढ़ रहे हैं जो इंडिया में बच्चे पढ़ते हैं। और दूसरी बात यह है यहाँ पे टीचर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर्बिया से टीचर्स हैं, बेसिकली दे आर फ्रॉम जर्मनी, दे आर फ्रॉम अलग अलग कंट्री से। जैसे आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी निश है, मैं तो क्रेगवास यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी निश में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से भी हैं, और टीचर्स भी बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं यहाँ पे। बेसिकली दे आर PhD एंड दे आर वेरी गुड, और एक्सपीरियंस भी उनको 30-40 ईयर्स का है। सो निशांत, अगर हम बात करें कि आपके क्या एक्सपेंसेस होते हैं, कि जैसे कॉलेज फीस हो गई, आपकी हॉस्टल फीस हो गई, एंड पर्सनली क्या आपके एक्सपेंसेस होते हैं। आई वांट टू नो कि इंडिया में रहकर MBBS करना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा या यूरोप में रहकर ज़्यादा सस्ता पड़ता है? या ये जो क्वेश्चन क्वेरी ये बहुत लोग पूछते हैं मेरे से भी। सो देखो क्या होता है कि इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना एक्सपेंस कर रहे हो यहाँ पे। सबसे पहले कि मैं फ़ीस का बताता हूँ आपको। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का ये हमारी सेमेस्टर वाइज इंस्टॉलमेंट में जाती है, सेमेस्टर वाइज होता है, तो अब तो फीस बढ़ गई है। बेसिकली इट इज़ 3000 यूरो फॉर 1 सेमेस्टर, मतलब टोटल हमारी 6000 यूरो है, विच इज़ 6 लाख 1 ईयर की। ये बढ़ चुकी है फॉर न्यू बच्चे आने वाले हैं, हमारे लिए 5 लाख है या तो ये फीस बढ़ गई है। अब देखो अब क्या होता है कि जैसे आप बोल रहे हो मैथ्स का, तो बेसिकली फर्स्ट ईयर इज़ मैंडेटरी फॉर, मतलब फर्स्ट ईयर मैंडेटरी होता है कि आपको हॉस्टल लेना ही होता है, और वो भी डिपेंड करता है कि आप अपार्टमेंट भी ले सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन योर एजेंट कि वो आपको क्या दिला रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कम में बच्चे रह रहे हैं। कोई 10,000 में रह रहा है अपार्टमेंट में, मंथली एक्सपेंस उसका इतना आता है, कोई 12 में रह रहा है, कोई 15 में रह रहा है, तो वो वेरी करता है। और इन फूड जैसे हम लोग तो अपना भी खाना, तो ये क्या आपके कोएड हॉस्टल होते हैं या डिफरेंस? ये क्या होता है, हम यूनिवर्सिटी का कोई हॉस्टल नहीं है, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल नहीं हो। यहाँ के जो सिटीज़न है, यहाँ के जो मतलब यहाँ से कॉलेज कर रहे हैं, जो यहीं इसी कंट्री के बच्चे हैं, उनके लिए हॉस्टल होता है। यहाँ पे जो एजेंट्स होते हैं उन्होंने अपने हॉस्टल्स बना रखे हैं, तो उस हिसाब से होता है। और अपार्टमेंट भी मिल जाते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे अपार्टमेंट की भी चीज़ें होती हैं, वेबसाइट होती है उसमें, तो उसमें आप सर्च कर सकते हो आने से पहले। पर जो जिससे आप एडमिशन करा रहे हो वो आपकी सारी अकोमोडेशन वगैरह देख लेता है पहले से ही। और खाने के मामले में जो हमारा एक्सपेंस आता है मंथली का, डिपेंड्स ऑन यू, 5,000 6,000 आ जाता है कि आप जो आप खुद बना रहे हो यहाँ पे, क्योंकि हम लोग खुद बनाते हैं। तो और आप साथ में भी अपार्टमेंट में साथ में भी 3 लोग रह रहे हो, 4 लोग रह रहे हो, तो आपका बहुत क्वाइट सस्ता पड़ जाता है। कल मैं जितना मिला हूँ आपका टोटली मंथली एक्सपेंस हो जाएगा आपका 18,000 20,000 के राउंड। ओके सब मिला के, खाना रेंट वगैरह सब। हाँ जी, खाना वगैरह और जो आपका हॉस्टल का है या फिर आप जो निशांत, अगर हम बात करें कि जैसे मतलब अब नीट 2025 हुआ है, तो अब न्यू स्टूडेंट आएंगे, तो मतलब जो फर्स्ट टाइम यूरोप आएगा तो मतलब उसके क्या एक्सपेंसेस? तो बेसिकली जब स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो उसका क्या होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका वीज़ा लगता है, उसका पासपोर्ट, जो भी होता है डॉक्यूमेंटेशन, यूनिवर्सिटी की जो जितनी चीज़ें होती हैं, फ्लाई का जो भी लगता है। तो जब मैं आया था बेसिकली मेरा लगा था 5 लाख के अराउंड सब चीज़ में, आने का जाने का जितना भी वीज़ा जो सारी चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंटेशन, आपकी यूनिवर्सिटी के जितने वेरीफाई होते हैं, आपकी मार्कशीट वेरीफाई होती है, आपका पासपोर्ट बनता है, और फ्लाई का जितना भी होता है, जो खर्चा होता है, वो सब मेरा इतने में हो गया था। ये एक्सपेंस आता है यहाँ पे आने का जब स्टूडेंट आता है।
और ये मैंडेटरी है कि आपका नीट तो क्वालिफाई होना ही चाहिए बेसिकली यहाँ पे आने के लिए फॉर गोइंग, जो आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है। और आपके लिए एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत होती हैं, क्योंकि जहाँ तक अभी हमारे सीनियर्स हैं वो इंटर्नशिप कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनका इंडिया जाने का कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेकंड ईयर से जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं, जर्मन सर्बियन, तो वो कॉलेज में सिखाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ का सर्बिया का एक टाई अप है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो बेसिकली तो इसका सारे जो ECTS स्कोर होता है और जो भी यहाँ का करिकुलम है एकेडमिक्स का, वो बिल्कुल रिजेंबल करता है फॉर जर्मनी, फॉर स्पेन, जितनी भी यूरोपियन यूनियन है। तो यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है, पर मुश्किल नहीं है, सॉरी, ईजी है। पर मुश्किल उनके लिए है जो इंडिया से जा रहे हैं, मतलब जो अलग रशिया से जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत एग्जाम्स होते हैं क्लियर करने। हमें बस एक लैंग्वेज एग्जाम क्लियर करना होता है, विच इज़ ऑस्की या फिर जो भी होता है, हमें एकदम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप। बात करते हैं आपके हॉस्टल, मतलब आपके कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं। जैसे इंडिया में आप अगर कॉलेज की बात करोगे तो वहाँ पे मतलब स्पोर्ट्स एकेडमी मतलब सब एक्सीलेंट होता है, तो आपको वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? देखो, हमारा क्या होता है कि जो हमारा कॉलेज है बेसिकली उसमें क्या है, एक एकेडमिक्स के लिए तो बहुत अच्छा है वो, मैं सही बोल रहा हूँ। पर यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक ग्रुप बनता है बेसिकली फॉर कॉलेज या फिर जो भी चीज़ें हैं, उसमें क्या होता है, उसमें स्पोर्ट्स होता है आपका। यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं कि टेबल टेनिस के कोर्ट हैं, बास्केटबॉल के कोर्ट हैं, और फुटबॉल के कोर्ट हैं, स्विमिंग पूल है यहाँ पे, जो मतलब जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं। तो और क्लब्स, और यहाँ पे कॉन्सर्ट तो नहीं होते बेसिकली जैसे इंडिया में होता है, यहाँ पे नहीं होता वो। पर यहाँ पे क्या होता है, जैसे न्यू ईयर वगैरह पे हो जाते हैं कॉन्सर्ट फॉर सिटी के लिए, सिटी में हो जाता है, तो वो चीज़ भी मिस नहीं होती है। ओके। एक पॉपुलर मिथ है कि अगर कोई स्टूडेंट इंडिया से अब्रॉड MBBS करने जाता है तो उसके माइंड में मिथ होता है कि क्या उसकी, अगर वो वापस MBBS करके इंडिया वापस आएगा तो उसका मतलब इंडिया में डिग्री वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी। ये एक बहुत पॉपुलर मिथ है, तो आप इसके सही है क्या ये गलत है? ये तो मिथ ही है, देखो सबसे पहले, फिर बच्चे जाते क्यों जो उनका ऐसे होता। पर अब देखो, अभी रिसेंटली NMC की गाइडलाइंस आई हैं, तो NMC गाइडलाइंस में इन्होंने बिल्कुल मेंशन करा है कि आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए, आपका जो इतने साल का कोर्स होना चाहिए। तो उसमें नेपाल और सर्बिया ही उसको वो कर रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है। अभी क्या होता है, रशिया में क्या होता है, एक ना डॉक्यूमेंट दे देते हैं आपको, वहाँ पे प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं देते हैं वो कि आप वहाँ पे काम करोगे, वो बस आपको एक डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज़ दे देते हैं कि आप जाके काम कर लो, पर वो काम नहीं होता बेसिकली, वो इंडिया के लिए होता है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी हमारे सीनियर 2 हैं जो बेसिकली इनको इंटर्नशिप करने का मिला है, यहाँ पे कर भी रहे हैं उनको आगे, और आगे उनको जाके प्रैक्टिस ऑफ लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ सारी फॉलो होती है, और आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो, ये नहीं कि आपको इंडिया में जाना है। और इन अबाउट डिग्री तो वैलिड रहेगी यहाँ की, और क्योंकि ये NMC को फॉलो करता है, हर गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तो उसके लिए वैलिड है। कोई इतना मिथ ही है जो ये फैलाते हैं जो भी चीज़ है। सो निशांत, अब हम बात करें कि आप यूरोप में रह रहे हो, तो वहाँ पे मतलब लोकल पीपल जो होते हैं, तो आपको कुछ लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे फेस करने को मिलता है? ये देखो, जब शुरू में मैं आया था तो यहाँ पे क्या है, दे आर वेरी वेलकमिंग फॉर इंडियंस और फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो हमारे जैसे अपार्टमेंट के ओनर हैं, जितने भी हमारे स्टाफ में, मतलब जो भी हमारी पोस्टिंग वगैरह, जब हम प्रैक्टिकल्स के लिए जाते हैं, यहाँ पे देखो टीचर्स को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, मतलब दे आर लाइक, मतलब ये नहीं कि वो अपनी लैंग्वेज में तो बहुत दिक्कत आ रही है उनको। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमें हेल्प भी लेनी होती है ना, यहाँ पे 80 या 85% लोगों को यहाँ पे इंग्लिश आती है कि हम उनसे बात करेंगे तो। और क्या होता है कि जैसे पोस्टिंग्स लगती हैं बच्चों की अभी 3rd ईयर से जो भी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सर्बियंस ऑब्वियसली लोकल लैंग्वेज, जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में हिंदी है, तो यहाँ पे भी लोकल लैंग्वेज सर्बियन है। तो पर ऐसा नहीं होता, जब वो पेशेंट से उनको केस मिलता है, वो डील करते हैं, तो इंग्लिश भी आती है उनको, तो वो इंग्लिश में भी पूछते हैं, मतलब इंग्लिश में भी बात करते हैं। उनको ऐसा कुछ ऐसे वो नहीं करते कि हमें हमारी लैंग्वेज को आप वो करो या आपकी लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ पे 85% लोगों को लैंग्वेज आती है इंग्लिश, तो इसलिए मुझे इतना कोई बैरियर लगा नहीं फॉर दिस। इसी वजह से मैंने एक कंट्री भी चुनी थी कि यहाँ पे जैसे रशिया में रशियन बहुत ज़्यादा चलती है, वहाँ पे इंग्लिश इतनी नहीं आती है, लैंग्वेज बैरियर करता है, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है, पर यहाँ पे मुझे लगा नहीं इतना। ओके। सो निशांत, अब हम बात करें, क्योंकि
आपका मतलब एकेडमिक शेड्यूल, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाता है एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। सो क्या मतलब ये सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है, जैसे सेकंड ईयर में हमारा बीक है, सेकंड ईयर में हमारा फार्मा होता है, माइक्रो एंड पैथो, तो क्या आपका मतलब कुछ ऐसे सिमिलर है या कुछ डिफरेंस पैटर्न फॉलो होता है वहाँ पर? डिफरेंट रहता है। अब देखो हमारा जैसे फर्स्ट ईयर में क्या है, हमारे में आपके में क्या होता है, एनाटमी होता है, फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री होता है, हमारे में एनाटमी होता है बस। तो उसमें क्या है, फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपका बेसिकली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश एंड एनाटमी 1 होता है। तो एनाटमी 1 में ऐसा क्या, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह होता है, बायोलॉजी होता है, ये नीट वालों जिन बच्चों ने प्रिपेयर करा है उनके लिए एक केक वॉक है, मतलब ये बहुत ईजी होता है, तो ये बच्चे कर लेते हैं। और एनाटमी 1 में क्या है कि आपके पास अपर लिम, लोअर लिम, थॉरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, इसका पूरा आता है। तो हमारा क्या होता है, जब एनाटमी 1 में आपका लेक्चर हो जाता है फॉर अपर लिम, लोअर लिम, तो आपका पहले एक मॉड्यूल टेस्ट होता है विच इज़ MCQs, और फिर उसके बाद जब आपका एब्डोमेन, पेल्विस और थॉरैक्स हो जाता है, फिर आपका एक और मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल 2, वो भी MCQs होता है। फिर उसके बाद आपका एक ओरल एग्जाम होता है जिसमें आपसे सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये मैंडेटरी होता है कि आपको मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 दोनों क्लियर होंगे जब भी आप ओरल दे सकते हो, वरना आप नहीं दे सकते हो। फिर उसके बाद आपका सेमेस्टर 2 आता है जिसमें हिस्टोलॉजी आता है, एनाटमी 2 आता है, और हमारी जेनेटिक्स आ जाती है, मेडिकल जेनेटिक्स रिसर्च वगैरह, और इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं। तो ये तो मतलब कुछ डिफरेंस पैटर्न फॉलो होता है, मतलब हाँ, बिल्कुल सिमिलर नहीं है। सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये यहाँ का एक चीज़ है कि ये यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट कोई कंट्रीज के 10th पास करके ऐसा होता है कि उनका वो एकदम आ जाते हैं मेडिकल स्कूल में, पर वो सबके लिए फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले बेसिक्स अच्छे करो, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर से आपका फिजियोलॉजी वगैरह शुरू हो जाता है, फिर फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और सारी चीज़ें जो होती हैं। सो निशांत, हमने इसमें मतलब वो करा, सब एकेडमिक देखा, आपको वहाँ पे क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। सो एक क्वेश्चन है कि आपको मतलब वहाँ पे रहने में आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है? देखो सबसे पहली बात, मैं वेजिटेरियन हूँ पूरा। जब मैं शुरू में आता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना नॉन वेज बहुत ज़्यादा चलता है इन फॉरेन। तो सबसे पहले तो मुझे थोड़ा खाने, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन पहले क्या था कि मैस था यहाँ पे, पर हम रोज रोज मैस जाना और मतलब रेस्टोरेंट में खाना, तो इट्स नॉट वेरी गुड। फिर वो इतना अफोर्ड नहीं होता है, तो क्योंकि महंगा भी होता है बाहर खाना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉन वेज ज़्यादा था, और सबसे पहली बात तो होम सिकनेस थोड़ी हुई थी मुझे शुरू में, पर फिर उसके बाद नहीं हुई मुझे। अब तक तो अब नहीं हो रही है, शुरू में हुई थी जब हमारी क्लासेस शुरू नहीं थी, घर पे रहते थे, तो थोड़ा अजीब हो रहा था। तो फिर उसके बाद अब तो सब नॉर्मल है, और खाने का यहाँ पे मुझे खाने का ही लगा थोड़ा, क्योंकि नॉन वेज वगैरह, पर अब यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं फॉर वेजिटेरियन, सारी चीज़ें जो खा सकता है, मतलब वेजिटेरियन जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल, जो सारी चीज़ें होती हैं वो मिल गई थी मुझे। ये यहाँ का मतलब वो लगा है कि थोड़ा डिसएडवांटेज है, वैसे सब अच्छा है। और अब तो मैथ्स भी हो गया, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको क्रेविंग हो, जब आपका मन करे तो आप जा सकते हो। सो निशांत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और मिलते हैं हम बहुत जल्दी, आप इंडिया जब आओगे मिलते हैं, एंड थैंक यू सो मच।